हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूं हमारी 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज़ में, जो कि बेस्ड है आपकी यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिलीव मी, ये सीरीज़ आपके बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देने वाली है कि चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो अपने आप कनेक्ट होने लगेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है ये है पेपर 1 की डे 5 और आज आपकी क्लास ये वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं उनसे हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर लगने वाले हैं। क्वेश्चंस ना लगे तो आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं। और अब एक छोटी सी वार्निंग भी है आपके लिए, अगर आपने हमारी डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 को अच्छे से किया है तो आज की क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले टॉपिक्स की फाउंडेशन बनने वाले हैं आपके लिए। तो क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बीच में ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो अप्रोचेज है वो भी आपको बताने वाली हूँ और साथ साथ ये भी आपको समझाऊंगी कि आपको किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर नहीं है बल्कि आपके नेट के बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम with our first question। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास आ जाता है यहाँ पर DI, और DI में आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि एनरोल्ड हैं इन 3 डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स जैसे आपके BA, BCA और BBA हैं इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2020। ठीक है, ये ईयर हमारे यहाँ पे दे रखा है 2020 का, हमारे पास पूरा का पूरा टेबल है। यहाँ पर आपको कुछ कॉलेजेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कॉलेज में भी आपकी एकेडमिक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है, रेशो निकालने के लिए बोला है ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन BCA। तो पहले बात की गई है BCA की, इन कॉलेज C एंड कॉलेज E टुगेदर टू दोज स्टूडेंट स्टडिंग इन BA इन कॉलेज A एंड B टुगेदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको हमें पहले दिया गया है उसको हम न्यूमिनेटर में लिख लेंगे। तो पहले डिस्कशन किया गया है BCA का, दैट इज 300 प्लस 425 डिवाइड बाय BA दैट इज 275 प्लस 300। अब इसको सिंपल करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं रहेगा। हम इसमें अब अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 725 डिवाइड बाय 525। सॉल्व कर लीजिए 5 से। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को उनके बिल्कुल लो डाउन पे, हम लोवेस्ट वैल्यू पर अगर हमें लेकर आना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड कर देते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, हमारा 5 है, तो 5 से इनको कट कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इसको भी हम 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25, सॉरी इट्स 575। एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट पूरी क्वेश्चन को गलत कर देती है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 25। तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या आ रहा है, 29:23। दैट इज ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट हमारे क्या कहते हैं, एवरेजेस हमें कैसे निकालने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका क्या कहता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन BBA इन कॉलेज C। BBA में जो आपका कॉलेज C है वो हमें बताना है, फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन BBA। हमें यहाँ पर बताना है कि BBA में पढ़ने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबका हम टोटल कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 5 5 5 5 5 यानी कि 25, कैरी 2, यहाँ पर 2 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4
9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 16 plus 2 18, तो वैल्यू इज 1875। निकाल लीजिए। हमें क्या बताना है, बीबी के जो कॉलेज सी में स्टूडेंट्स हैं कितने, 325, उनका हम परसेंटेज निकालेंगे। 1875 पर निकाल दीजिए परसेंटेज। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5 से। 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। अगेन ही 5 से कट हो जाएगा, 13, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 75 हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 25 से दोनों कट हो रहे हैं, 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75, सब जानते हैं वाली चीज़। अब क्या किया जाएगा, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 52, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए इसको कट। 3 1 जा 3, 2, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1। अब हम यहाँ पे देखना है अप्रोक्स हमें बताना है, अप्रोक्स आना है हमारा 17, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही टोटल कर दिया है इन सब का। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन BCA, BA एंड BA इन ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। यहाँ पर सबका टोटल करके आपको कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए मैंने इनको सबका टोटल पहले ही कर दिया था, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब टोटल ही तो करना है, टोटल तो आप इजीली कर ही सकते हैं। और मैंने आपको टोटल कैसे करना है वो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में बता भी दिया है। 1875 जो हमारा आया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर भी टोटल करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट कि रिस्पेक्टिव रेशो निकालना है। स्टूडेंट रेशो हम कभी भी अपने हिसाब से नहीं रखते हैं, जिस सीक्वेंस में उन्होंने हमें बोला है उसी सीक्वेंस में हम रखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, BCA बोला है, तो BCA में हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1775। तो सबसे पहले आप 1775 को रखेंगे। ये नहीं कि पहले BA दे रखा है तो हमें BA रखना है, नहीं, जो सीक्वेंस उन्होंने बोली उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। उसके बाद है BA, तो BA के स्टूडेंट को हम उसके बाद रखेंगे, दैट इज 1675। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका BBA यानी कि 1875। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर दैट इज 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों ही 5 से कट होने वाले हैं। तो 5 से कट कीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। अब इसको कट कर लेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। अगेन दिस विथ 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 375 आ गया है। ठीक है, अगेन हम देख रहे हैं कि ये नंबर फिर से हमारा 5 से डिवाइड होने वाला है, फिर से हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। नेक्स्ट होगा, इसको फिर से 5 से करेंगे, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। इसको भी कर लीजिए, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। तो स्टूडेंट ये आपकी यहाँ पर बिल्कुल लीस्ट वैल्यू आ चुकी है फ्रैक्शन की, यानी कि इससे छोटा और इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट वैल्यू आ जाती है। तो यहीं पे हम देख लेंगे हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाता है, यहाँ पर रेशो 71:67:75। तो यही है आपका इस वाले का क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो कॉमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो फिर तो कमेंट कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले गए हैं स्टडिंग इन BCA इन ऑल द 5 कॉलेजेस टुगेदर। BCA में बोला गया है कि BCA के आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो स्टूडेंट प्रीवियस में ही क्वेश्चन में हमने क्या किया है, यहाँ पे टोटल किया था 1775। तो यहाँ पर आपका है 1775। बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक ही बार कर लीजिए। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1775 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर 5 से कट कर लीजिए, 3 5 एंड 5, तो वैल्यू इज 355। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन BA इन कॉलेज B। BA में जो कॉलेज B है वो
forms what % of total number of students studying in all the programs together in the same college। तो यहाँ पर हमें इन सभी कॉलेजेस का टोटल करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 300 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5 + 5 10 कैरी 1 2 + 1 3 7 + 3 10 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 4 11 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 zeros से 2 zeros कट कर दीजिए। 11 को 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 2 जा 22 रिमाइंडर 8 0 11 7 जा 77 3। अब यहाँ पे हमें बोला है कि हमें 2 डिजिट तक बताना है। देखिए पहले तो हमारा जैसे ही 27 आया तो हमें पता चल गया कि 27 तो हमारा यही होने वाला है, आगे कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 27 आया है और ये आगे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन, ये हमारा कब लॉन्च हुआ था, ये हमारा लॉन्च हुआ था 2016 में। और स्टूडेंट ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं है बल्कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, तो इसके आगे नेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हम यहाँ पर जो आपका IQ लेवल चेक करते हैं, इंटेलिजेंट आपकी कितनी है, इंटेलिजेंस जो हम आपकी चेक करते हैं उसको चेक करने के लिए आपके कुछ टेस्ट होते हैं कि कौन से एज ग्रुप के लिए कौन से वाला टेस्ट होता है, तो उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी जो एज है 3 to 7.5 ईयर्स, यानी कि अगर एज 3 से लेकर 7.5 साल तक के बच्चों की अगर एज कैलकुलेशन मतलब इंटेलिजेंट ग्रुप अगर उनका चेक किया जा रहा है तो उसके लिए होता है हमारा वापसी आर, ठीक है। जो हमारा वापसी होता है उसके लिए हम एज हमारा 3 to 7.5 ईयर्स होता है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एज ऑफ 6 to 16 ईयर्स, यानी कि 6 साल से 16 साल तक के बच्चों का अगर हम एज मेंटल लेवल चेक करते हैं तो उसके लिए हमारा ग्रुप होता है VISCR, ठीक है। VISC ये आपका एक टेस्ट होता है जिसके जरिए आपको ये पता होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 16 से 74 साल तक के व्यक्तियों का अगर हम इंटेलिजेंट लेवल चेक कर रहे हैं तो ये हमारा कौन करता है WISR, ठीक है। ये स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब रटने वाली चीज़ है, याद होने वाली चीज़ है, तो उसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, आपका इंटेलिजेंट लेवल आपका चेक किया जा रहा है, ग्रुप लेवल चेक किया जा रहा है कि किस व्यक्ति के ग्रुप में कितना मतलब इंटेलिजेंट लेवल होना चाहिए। उसके लिए आपकी ये तो बस टेस्ट के नाम होते तो ये तो आपको याद ही होने चाहिए। फॉर एजेस ऑफ 2.5 to 12.5 ईयर्स इसके लिए होता है कॉफमैन ABC, ठीक है। चलिए तो इसके साथ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका स्टूडेंट फिर से आपके असर्शन और रीजंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला आपका असर्शन क्या कहता है, जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बल्कि यहाँ पे क्या बोला जाता है जो हमारा जियोथर्मल होता है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी को जनरली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है, यानी कि इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। रीजन बोला गया है द प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग जियोथर्मल पावर आर मोर अकिन टू दोज फॉर सेंट्रलाइज्ड फॉसिल फ्यूल्स देन द डिस्पर्स्ड रिन्यूएबल सप्लाईज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये आपका सही है, क्यों, क्योंकि जियोथर्मल पावर का जो एक्सर्शन होता है प्रोसेस वो सेंट्रलाइज्ड माना जाता है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर गलत सही हो जाता है, तो ये ऑप्शन A is wrong but B is true, that is option D will be the right answer. Next आता है with respect to computers BIOS is an acronym for, यानी कि BIOS किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, that is basic input output system। सबको पता है, बहुत ही छोटा सा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि फ्री के नंबर हैं, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट बहुत छोटे छोटे वाले नंबर के आते हैं और क्विकली आपके सॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे देखने को बहुत मिलेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन द रिसीवर असाइन अ मीनिंग टू अ लैंग्वेज सिंबल इन कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में। जब भी कम्युनिकेशन में रिसीवर किसी लैंग्वेज या सिंबल या वर्ड या मैसेज को अपना मीनिंग देकर उसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, मेरे को कोई मैसेज मिला, ठीक है, मैं आई एम अ रिसीवर, मेरे को किसी हेड ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको ये मैसेज कन्वे करना है। अब मैंने उसमें अपनी लैंग्वेज लगा दी, उसमें अपने शब्दों को जोड़ दिया, उसमें अपने मैसेज को भी जोड़ दिया और उसको एक नया मतलब बनाकर मैंने आपके सामने रखा, तो दैट्स कॉल्ड मीनिंग मैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग मैपिंग करना, यानी कि मीनिंग को बदल देना, मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिलोगिज्म है, क्या दिया गया है, ऑल क्रिमिनल्स आर ह्यूमन बीइंग, ऑल सेंट आर ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर ऑल सेंट आर क्रिमिनल। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, सारे क्रिमिनल आपके ह्यूमन बीइंग हैं, सारे सेंट आपके ह्यूमन बीइंग हैं, बट यहाँ पे कोई भी रिलेशन क्रिमिनल का सेंट के साथ तो नहीं बताया गया है ना। इसका मतलब तो ये तो कह रहा है कि इसने कहा कि सारे क्रिमिनल्स ह्यूमन बीइंग हैं, सारे सेंट ह्यूमन बीइंग है, इसलिए सारे सेंट भी क्रिमिनल हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी मिडिल टर्म है ये हमारे स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन लॉजिकली सही नहीं निकल पा रहा है। जब हमारा कंक्लूजन सही नहीं निकल पाता है उसी को हम फॉर्मल फॉलेसी कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स में जब भी हमारे ह्यूमन, अब यहाँ पर हमारा बोला गया है कि जो चैनल है आपके, जो क्रिमिनल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग है और सारे सेंट भी आपके ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो आपके सेंट हैं वो आपके इक्वल होंगे क्रिमिनल के। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फॉलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म हो जाएगा। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पर किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं यहाँ पर हमारा ये पॉजेस नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंट है वो हमारा क्रिमिनल के इक्वल नहीं हो पा रहा है। कैसे हो जाएगा, सारे क्रिमिनल ह्यूमन बीइंग है, सारे सेंट ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि सारे सेंट भी आपके क्रिमिनल हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी दैट इज स्ट्राइड वाज इनिशिएटेड बाय। इसको किसने स्टार्ट किया था, ये हमारा स्टार्ट किया गया था यूजीसी के द्वारा। जो स्ट्राइड है स्टूडेंट, स्ट्राइड स्कीम का पर्पस रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना है, या फिर जो आपके इंटरडिसिप्लिनरी हैं उन प्रोसेस को एनकरेज करना है कि उनको कैसे हम बढ़ावा दे सकें, ठीक है। तो स्ट्राइड हमारा जो मेथड है, ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये हमारा इसका मेन पर्पस था कि हम कैसे अपनी रिसर्च को एनकरेज कर सकें, अपनी रिसर्च कल्चर को कैसे उसको बढ़ावा दे सकें, प्रमोट कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स परटेन्स टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। यहाँ पे बात की गई है स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की, यानी कि ये आपकी लर्निंग होती है जो फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है, आप कहीं पे भी रह के कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आपकी लर्निंग होती है, ओपन लर्निंग होती है, ये सब आपका किसके अंदर होता है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की, तो सिंपल सबसे पहली बात क्या हो गई, ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स टाइम। जब डिस्टेंस लैंग्वेज है, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें तो कोई फिक्स टाइम होता ही नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। टीचर सेंटर्ड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, ओपन लर्निंग हो रही है, तो वहाँ पे टीचर के साथ तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, तो इट्स नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग। रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस तो होती ही नहीं है इसमें, नो फिक्स्ड क्यूरिकुलम, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका असर्शन दिया है स्टूडेंट, फिर से आपके पास असर्शन और रीजन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको असर्शन दिया है, एजुकेशन इनेबल्स अपवर्ड सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड इज अ की फॉर एस्केपिंग पॉवर्टी। Over the past decade, major progress was made towards increased access to education and enrollment at all the levels
पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स। बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट्स। जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी विद्या है, जो हमारा ज्ञान है, वो ही हमें हमारी जिस कंडीशन में आप अभी हैं उस कंडीशन से हमें बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है, खास करके औरतों को, लड़कियों को। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही कह रही है। रीजन क्या कह रहा है आपका? द ग्लोबल पैंडेमिक हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज दैट में जियोपैराडाइज हैड वॉन गेन मेड इन इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन। बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट। यहाँ पे जब आप याद कर सकते हैं, जब आपका पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, यानी कि जब आपका कोरोना काल आया था, तो उसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। ठीक है, सब बच्चों की एजुकेशन अर्थव्यवस्था जितनी भी थी सब कुछ हिल चुकी थी। तो उसको इम्प्रूव करने में भी सबसे ज़्यादा आपको किसने हेल्प किया है? स्कूल एजुकेशन ने ही हेल्प किया है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो असर्शन में बात की जा रही है और जो रीज़न में बात की जा रही है, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। है तो अपनी स्टडीज़ को ही, लेकिन दोनों अलग अलग सेंस में बात कर रही है। इसका मतलब क्या है कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट बताई गई हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है अ ट्रेन ट्रैवलिंग 180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या हो गई? आपकी स्पीड हो गई। स्पीड कितनी है? 180 kmph। 5.4 सेकेंड्स लग रहे हैं। टाइम कितना है? 5.4 सेकेंड्स टू क्रॉस अ स्टेशनरी मैन। अब स्टेशनरी मैन है यानी कि डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है आपकी, सीधा खड़ा व्यक्ति है। उसके बाद आपको बतानी है लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन उन्होंने बोली है 250 मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकेंड और मीटर की बात हो रही है और ये आपका kmph में। तो आप इसको क्या करेंगे? पहले आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी स्पीड को। तो स्पीड है आपकी 180 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्पीड हो गई है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है आपकी? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस निकालिए, स्पीड कितनी है आपके यहाँ पर? 50 मल्टीप्लाइड बाय 5.4। डेसिमल 0 हट गया, ये हो गया 0 से 0 कट, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 मीटर। तो आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 270, और यहाँ पर आपको बताई है लेंथ ऑफ द ट्रेन 250। तो मिसमैच हो रहा है ना, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली गई है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है इफ अ बस कवर्स 172 किलोमीटर इन 4 आवर्स। डिस्टेंस आपको दी गई है 172 किलोमीटर, टाइम दिया है 4 आवर। ठीक है, और आपको स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड ऑफ द बस बोल रखी है ना, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? अब हम यहाँ पहले स्पीड निकाल लेंगे आपके मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में। स्पीड निकाली जाएगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 172 डिवाइड बाय 4। कर लीजिए इसको कट। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, दैट इज 43 किलोमीटर पर आवर kmph। ठीक है, अब स्पीड को हमें क्या करना है? kmph को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 43 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 18। कर लीजिए इसको सोल्व। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 4 जा 20, 215 डिवाइड बाय 18 कीजिए। 18 से इसको डिवाइड, 215, 18 1 जा 18, 3 18 1 जा ही चलेगा क्योंकि 18 2 जा तो 36 हो जाता है। इट्स 18 अगेन, 15 माइनस 7 7, डेसिमल 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू आ रही है अराउंड 11। ठीक है, और यहाँ पर आपको दी है 154.8। तो स्टेटमेंट क्या सही हो रही है? नहीं। तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है? यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, इफ 25x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 110। ठीक है,
और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है एंड द एवरेजेस ऑफ x प्लस वाई इज 2.2। तो हम यहाँ पे पहले एवरेजेस को देख लेंगे, इस वाले को देख लेंगे। सॉल्व कीजिए। 25x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 110। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110 डिवाइड बाई 25। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए 4.4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, द एवरेज ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई का जब आप एवरेज निकालेंगे दैट इज 2.2। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4.4। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है वही स्टेटमेंट इन्होंने कही है। इसका मतलब क्या है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टेटमेंट 1 आपकी बोलती है स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे बात की जा रही है रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कि यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके रिचुअलिस्टिक व्यूज होते हैं कम्युनिकेशन के वो आपके गलत नहीं होते। यानी कि यहाँ पर हम कम्युनिकेशन को मेनली शेयरिंग, पर्सपेक्टिव, कल्चर और सोशल बाउंड्रीज के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को ये देखते हैं कि जो हमारे आमने सामने जो हमारे व्यक्ति बैठे हैं उसको हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। हम यहाँ पे अपने पर्पस के लिए बात नहीं करते। अब जैसे मैं आपको बढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आपको कैसे समझ में आने वाली बात है, एक ही क्वेश्चन को मैं आपको किस तरह से समझा सकती हूँ। यानी कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ करूँगी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं यूज़ करूँगी। तो ये क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसके हिसाब से आपकी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट 2 इन कंट्रैक्ट्स द ट्रांसमिशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन कंसीडर इट एज एन इंस्ट्रूमेंटल एक्ट। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जब भी ट्रांसमिशन व्यू की बात की जाती है तो उसमें कम्युनिकेशन का मेन पर्पस रहता है कि इन्फॉर्मेशन को हम कैसे सेंड करें, अपने कंट्रोल को उसको कंट्रोल कैसे करें, इन्फ्लुएंस कैसे करें। इसी के लिए ये हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल एक्ट होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक आपका इंस्ट्रूमेंटल एक्ट है जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश अग्रकर, गोपाल कृष्ण गोखले वर नोन टू इंसिस्ट ऑन द आइडल। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील हैं। इन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। हम लेडीज़ के लिए, हम गर्ल्स के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया है, हम लोगों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत हेल्प की है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वुमेन एनलाइटन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सपोर्टिव सुपीरियरिटी ऑफ मैन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये कहा है कि औरतें और आदमी जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, उनको सेम अधिकार है पढ़ाई का। प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स थ्रू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात कही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है ऑल डोमेस्टिक वर्क शुड बी डन बाय वुमेन अलोन, नहीं, इन्होंने ऐसी बात कभी भी नहीं कही है। इन्होंने हमेशा लड़की और लड़कों में भेद नहीं किया है, बिल्कुल बराबर की बात की गई है। इफ वुमेन स्टडीज साइंस दे वुड लूज फेथ इन रिलीजन, नहीं, ये भी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट 1, फिर से आपकी बात कर रहा है, द न्याय सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट अर्थपति एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स आपके न्याय स्कूल की। न्याय स्कूल जो है आपके वो 4 मेंस पर चलता है, जिसमें हम बात करें तो प्रत्यक्ष जो आपके सामने है, अनुमान जो लगाया जा रहा है उस पर, और जो आपका उपमाना है उस पर, और जो आपका शब्द हैं, जिन शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन पर हमारा चलता है, ठीक है। तो जो आपका न्याय सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ अर्थपति को। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बोला है द न्याय सिस्टम रिड्यूसेस अर्थपति टू एन इन्फ्लुएंस ऑफ अनवई टाइप, नहीं, ये वाला आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अनाव्या
न्याय अर्थपति को जो अनुमाना इन्फ्रेंस है वो हमारा इसको रिड्यूस नहीं करने पे मानता है, यानी कि ये इसको रिड्यूस नहीं चाहता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि JFM। पहले बात की जा रही है इट्स कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नहीं स्टूडेंट, जो आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर नहीं इशू किया गया है। ये जो है हमारा ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द 1990 गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा इशू हुआ है ये गाइडलाइंस, जो हमारी गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन 1990, उसमें ये हमारा इशू हुआ था, तो ये वाला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स बोथ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है, दोनों को इंक्लूड करता है ये। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस, बिल्कुल वुमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं JFM में। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही बात है, इसका हर लैंग्वेज में अलग नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सिर्फ एक गलत है, दैट इज ए, तो उसका मतलब सही क्या हो गया, B, C and D, दैट इज ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला जो आज का हमारा सेशन था, जो हमारा पेपर 1 का डे 5 हम आपके लिए सीरीज लेकर आए थे, वो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको हमारे साथ पढ़ने में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो में आपको लग रहा है कि ये वर्थफुल है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको अपनी टारगेट को अचीव करने में, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 अपना प्यार भरा कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू।